Good evening, students. Today I will deal the topic called fertilization. हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डील किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डील करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. है ना, मेल गैमेट्स का मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट का मतलब ओवम. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस या बेटर टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड जाइगोट. टू फॉर्म अ डाइप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ये नॉर्मली हम लोग प्लांट चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. यहां पे जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है ह्यूमन में, है ना? We all know that fertilization takes place in human female, but what is the site? The fertilization takes place in the ampullary, isthmic junction of the fallopian tube. यानी फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है. फैलोपियन ट्यूब में कहां होता है? उस साइट को कहा जाता है, स्पेसिफिक एरिया को एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्पर्म कम इनटू दिस साइट. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अराइवल एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म. तो हमारा पहला टॉपिक है सब टॉपिक अराइवल ऑफ स्पर्म. अराइवल ऑफ स्पर्म. क्या होगा? ड्यूरिंग coitus, that is during sexual intercourse. इसको coitus का और एक नाम है copulation. The male discharge semen in the vaginal tract near the cervix. This is called, इसको क्या कहा जाता है? This is called insemination. क्या कहा जाता है? insemination. ठीक है, और it involves about release of 300 million sperm. ठीक है, तो अराइवल ऑफ स्पर्म क्या है कि ड्यूरिंग कॉइटस या कॉपुलेशन मेल डिस्चार्ज करता है सीमेन. कहां पे? इन द वैजिनल ट्रैक्ट नियर द सर्विक्स. और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है, अब अराइवल ऑफ स्पर्म तो हो गया।
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट मूव, दैट इज हाउ इट रीच द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट होगा मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मूवमेंट ऑफ स्पर्म क्या होगा? इनिशियली, शुरुआत में, है ना, इनिशियली द स्पर्म मूव्स ड्यू टू the contraction, sperm moves due to the contraction of the vagina and the fallopian tube, है ना। यानी शुरुआत में जो स्पर्म मूव करता है, इसका मूल कारण है कॉन्ट्रैक्शन होना। किसका कॉन्ट्रैक्शन होना? वैजिना का और फैलोपियन ट्यूब के वॉल का। ठीक है, लेटर, बाद में, स्पर्म मूव बाय इट्स ओन मोटिलिटी। बाद में जो स्पर्म है वो अपने फ्लैजेला के माध्यम से मूव करता है। अब ये जो मूव करता है ओन मोटिलिटी towards the uterus, towards नहीं लिखो, through the uterus into the fallopian tube, into the fallopian tube। fallopian tube का दूसरा नाम जो हमारे एनसीईआरटी में है वो है ओविडक्ट। ठीक है, अब रेट क्या है स्पर्म के मूवमेंट का? द स्पर्म मूव एट द रेट ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। और इसी रेट से वो किधर मूव करता है? फाइनली फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। साथ ही साथ एक और जान लो, द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द वैजिनल इपिथेलियम, जो ल्यूकोसाइट्स है, किसका ल्यूकोसाइट्स है? वैजिनल इपिथेलियम का, engulf million of sperms, engulf million of sperms। यानी जितना इजैकुलेशन होता है उतना स्पर्म यूटेरस तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि मिलियन ऑफ स्पर्म्स को ऑलरेडी कौन इंगल्फ कर रहा है? ल्यूकोसाइट्स। किसका ल्यूकोसाइट्स? वैजिनल एपिथेलियल सेल। ये हो गया मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ ओवम इंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अराइवल ऑफ द सेकेंडरी oocytes। ठीक है, क्यों? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे oogenesis में कि जो ओवरी है जब वो रैप्चर करता है ड्यूरिंग द मिड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, तो वो किस स्टेज में रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte में। और सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवम में तभी ट्रांसफर होता है व्हेन इट फ्यूजेस विद द स्पर्म। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज
ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज क्या होगा? द मैच्योर ओवरियन follicle, the mature ovarian follicle rupture results into the release of secondary oocyte। क्या रिलीज करता है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte जो है इज ट्रैप्ड बाय फैलोपियन फनल। ये जो फैलोपियन फनल है वो इस सेकेंडरी oocyte को पकड़ता है। कैसे? बाय देयर फिमरी एंड सीलिया। फिमरी और सीलिया से वो इसको पकड़ता है। एंड लेटर दे का मतलब फिमरी एंड सीलिया, दे ट्रांसफर इट to the fallopian tube site। fallopian tube site का मतलब एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन। ठीक है, उसके बाद और एक चीज हम बताए थे, these secondary oocyte remain viable for 24 आवर्स। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज के बाद सिर्फ 24 घंटे तक ही वाइबल होता है, मतलब ये फर्टिलाइज कर सकता है। अगर विद इन 24 आवर इस ओवम के साथ, इस सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म फ्यूज नहीं करता है, देन द फर्टिलाइजेशन विल फेल्स। ठीक है, अब अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है? है ना, नॉर्मली क्या होता है? द सिक्रेशन, क्या बोले? द सिक्रेशन ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक का सिक्रेशन होता है लीड्स टू द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैसे? द जेनिटल सिक्रेशन, यानी फीमेल जेनिटल ऑर्गन में के अंदर जो सिक्रेशन होता है, द जेनिटल सिक्रेशन रिमूव द coating substances, remove the coating substances present. The genital secretion remove the coating substances present in the sperm, especially in the head region। ठीक है,
कोटिंग रीजन क्या करता है, कोटिंग सब्सटेंस जो स्पर्म में है उसको वो हटाता है, स्पेशली इन द हेड रीजन। एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट द एक्रोसोम गेट एक्सपोज्ड। और एक्रोसोम क्या होता है, क्योंकि हेड का ही सबसे टॉप पार्ट है, उसके ऊपर से जो कवरिंग था वो हट गया, तो एक्रोसोम क्या हो गया, गेट एक्सपोज्ड। और जब एक्सपोज्ड हो गया तो क्या हुआ, सो नाउ द एक्रोसोम इज प्रिपेयर्ड टू destroy the wall on the ovum। ठीक है, अब एक्रोसोम इस लायक हो गया कि वो ओवम के ऊपर जो आउटर वॉल है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। यानी देखो फिर से समझ लो, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव करता है तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सिक्रेशन होता है। वो एसिडिक जो सिक्रेशन होता है वो क्या करता है कि स्पर्म के ऊपर जो कोटिंग सब्सटेंस है उसको रिमूव कर देता है। जब वो रिमूव करता है, खास करके हेड के ऊपर का लेयर का वो कोटिंग सब्सटेंस को पूरी तरह से रिमूव करता है। जब हेड के ऊपर के सब्सटेंस को पूरी तरह से वो रिमूव करता है तो जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम पूर्ण रूप से क्या होता है, एक्सपोज्ड हो जाता है। और एक्रोसोम में ही ग्रुप ऑफ एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्यों बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो ओवम के आउटर वॉल को डिस्ट्रॉय करने का कैपेबल है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को जिसमें हम स्पर्म को इस लायक बनाया कि अब वो ओवम के साथ फ्यूज कर सकता है, क्योंकि वो ओवम के आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको कहा गया कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। और ये कितने टाइम लेता है, इट टेक्स 5 to 6 आवर। ये कितना देर लेता है, 5 to 6 आवर। कौन लेता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिजिकल और केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में पहला है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, हम लोग अभी पढ़े। सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होगा। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म जैसे ही होगा, क्या होगा, एक्रोसोम जो है वो एक्रोसोम एक्सपोज्ड हो जाएगा। ये जो एक्रोसोम है इसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स पाया जाता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स पाया जाता है। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन, बिकॉज दिस आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द ओवेरियन वॉल। इसमें से 3 हाया ल्यूरोनाइडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा जोना लाइसिन। ठीक है, हाया ल्यूरोनाइडेज का काम, हाया ल्यूरोनाइडेज एंजाइम जो कि स्पर्म लाइसिन के ही ग्रुप का एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ये जो फॉलिकल सेल्स है जो ओवरी के सेकेंडरी साइड के ऊपर लगा हुआ रहता है ना, उसको डाइजेस्ट करता है।
दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, इसी से क्लियर है, इट डाइजेस्ट द कोरोना रेडिएटर लेयर जहां पे वो फ्यूज कर रहा है। और तीसरा जोना लाइसिन, ये जोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? ये तीनों लेयर। प्लस एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए जो जरूरी चीज है वो है टेम्परेचर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एंड ऑप्टिमम पीएच, जिसमें से ये कैल्शियम आयन बहुत ही जरूरी है फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्रोसोमल रिएक्शन जब हो गया तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ठीक है, और जैसे ही ये होता है इमीडिएटली स्पर्म जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको स्टिमुलस मिल जाता है और वो अपने सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन को, जो वो नहीं कर पाया था, वो करना स्टार्ट करता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है? द सेकेंडरी ओसाइट इज कन्वर्टेड इनटू ओवम। आस्ते आस्ते वो जैसे जनरेट होगा, मतलब वो मैच्योर ओवम की तरफ बढ़ना शुरू करता है। अब इसके बाद जो सेकेंड है वो होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ये क्या है? इसके लिए हम लोग थोड़ा जो ओवम का स्ट्रक्चर पढ़े थे, बैक में थोड़ा जाते हैं हम लोग, है ना। हमने कहा था उस समय जब ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फाउंड होता है? फाउंड स्मॉल वेसिकल्स। वहां पे एक स्मॉल वेसिकल्स पाया जाता है और उस स्मॉल वेसिकल्स को ही कहा जाता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। एक्रोसोमल रिएक्शन के तुरंत बाद क्या होता है? जो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, इट फ्यूजेस विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ये ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है एंड रिलीज केमिकल्स बिटवीन, और साथ ही साथ क्या करता है? केमिकल रिलीज करता है। कहां पे? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा। जब दोनों के बीच वो करता है, क्या करता है? केमिकल रिलीज करता है। तो क्या रिजल्ट होता है? द लेयर बिकम हार्ड। कौन सा लेयर हार्ड हो जाता है? बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द जोना पेल्यूसिडा। इसका इफेक्ट क्या होता है? इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है, यानी एक ओवम को एक से ज्यादा स्पर्म से फ्यूज होने से रोकता है। एंड प्रमोट मोनोस्पर्मी। इसको कर रहा है प्रमोट मोनोस्पर्मी। ठीक है, अब ये तो हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शंस के बारे में जान गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड स्टेप। ये होगा स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री। देखो, जैसे ये स्पर्म है ना, पहले ओवम बना लेते हैं। अब इस तरह से इसलिए बनाए कि एक ओवम में
हर एक जगह जाके स्पर्म कहीं भी जाके फ्यूज नहीं करता ओवम के साथ, एक स्पेसिफिक स्पॉट में करता है। इस स्पॉट को कहा जाता है कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन जोन। इसी के साथ कौन फ्यूज करेगा? ठीक है, ये स्पर्म फ्यूज करेगा। अब जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, इसी दौरान हम लोग पढ़े थे कि स्पर्म में एक जोन होता है, इस जोन को कहा जाता है नेक। क्या कहा जाता है? नेक। ये नेक में याद करो दो सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल और एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसको क्या कहा जाता है? डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये डिवाइड करके दो सेंट्रियोल में कन्वर्ट होता है ना। तो डिस्टल सेंट्रियोल डिवाइड इनटू टू सेंट्रियोल। ये दोनों सेंट्रियोल का काम क्या है स्पर्म का? टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। क्या फॉर्म करता है? फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। अब ये जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है ये क्यों होता? इसका कारण है कि किसी भी मैमेलियन ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो जब जाइगोट फ्यूज्ड होगा तो जाइगोट में जो सेल डिवीजन स्टार्ट होगा फॉर क्लीवेज, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। और ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर को कौन फॉर्म कर रहा है? दो सेंट्रियोल। और दो सेंट्रियोल किससे बन रहा है? डिस्टल सेंट्रियोल से, जो कि स्पर्म के नेक एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और एक स्पर्म जो कि मेल के द्वारा रिलीज होता है ये 24 टू 48 आवर्स के बीच ही ओवम को फ्यूज करता है। अगर 48 आवर्स से ज्यादा हो गया तो स्पर्म भी डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म एंट्री का कहानी। अब आगे नेक्स्ट है कैरियोगेनेटी, फोर्थ कैरियोगेमी में क्या होगा? ठीक है, सिंपल बात है कि स्पर्म का जब एंट्री होगा इनटू द सेकेंडरी oocyte तो क्या होगा? मैचुरेशन। कौन सा मैचुरेशन? सेकेंड मैचुरेशन, डिवीजन, टेक्स प्लेस। वो तो स्टिमुलस शुरुआत में ही मिल गया था एक्रोसोमल रिएक्शन के समय। अब ये मैचुरेशन, डिवीजन और फास्ट होगा। ठीक है, इस समय क्या होगा? देखो, स्पर्म का जो हेड पार्ट है ना, सेपरेट फ्रॉम मिडिल पीस एंड टेल। इसको कहा जाता है मेल प्रोन्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? मेल प्रोन्यूक्लियस। उसी तरह से जो ओवम है, जो ओवम पार्ट है, इसमें भी जो न्यूक्लियस पार्ट है, ठीक है, वो पोलर बॉडी से सेपरेट फ्रॉम पोलर बॉडी। तो ऐसे खाली सिर्फ न्यूक्लियस पार्ट है उसमें, है ना, न्यूक्लियस विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये पोलर बॉडी को अलग कर दिया, इसको कहा गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस।
बाद में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाएगा और तब जाके ये दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, और जब फ्यूज करेगा इसी प्रोसेस को कहा गया कैरियोगैमी। फिर से बता रहे, स्पर्म का हेड पार्ट मिडिल पीस और टेल से अलग हो गया, ओवम का न्यूक्लियस पार्ट पोलर बॉडी को अलग कर दिया, तो विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अलग हो गया, उसको कहा गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस। बाद में क्या होगा कि मेल प्रोन्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो दोनों डिजेनरेट कर जाएगा एंड द क्रोमोसोम ऑफ द टू सेल फ्यूज टुगेदर विथ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी, है ना। और ये जो होगा ये क्या फॉर्म करेगा, डाइप्लॉइड यूनिसेलुलर जाइगोट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, डाइप्लॉइड यूनिसेलुलर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। डाइप्लॉइड मतलब 2 है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एक तो है कैरियोगैमी और दूसरा इसका और एक नाम है एम्फीमिक्सिस। क्या नाम है, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। ये इसका 4th स्टेप है। अब 5th स्टेप क्या होगा, 5th स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग, एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग में क्या होगा, कैरियोगैमी जब भी हुआ, जस्ट पढ़ा तुम लोगों को, कैरियोगैमी स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एग। ये एग के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करेगा। एग के मेटाबॉलिज्म को क्या स्टिमुलेट करेगा, एग के मेटाबॉलिज्म को जो स्टिमुलेट करेगा ये बेसिकली है द रेशियो ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ सेलुलर respiration and protein synthesis increases। इसका रेट ऑफ सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, जब कैरियोगैमी होने के बाद एग में ये चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन में जो केमिकल और फिजिकल इवेंट्स है उसमें सबसे पहला क्या था, एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा था कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा था अराइवल ऑफ स्पर्म, चौथा था क्या, कैरियोगैमी, और पांचवा एक्टिवेशन ऑफ एग, ठीक है। तो दिस ऑल इन दिस टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।